TV6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र नज़ारी। आज हम इस विशेष चर्चा में एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। उनका परिचय कराते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ऐसी शख्सियत है जिनके पिता का साया 13 साल की उम्र में उनके सर से उड़ गया था। ऐसे में उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा को पूरा किया बल्कि इंजीनियर बने, आर्किटेक्चर बने, सर्विस की और सर्विस पर समाजी कामों को फ़ौक़ियत देते हुए उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। आज हमारे साथ है कलीमुल हफ़ीज़ साहब। आपका हमारे इस खास चर्चा में स्वागत है। और शुक्रिया। कलीम साहब, जब आपके वालिद मोहतरम पिताजी का साया आपके सर से उठ गया तब आपने अपनी तालीम किस तरह मुकम्मल की? देखिए, 13 बरस की उम्र में किसी बच्चे के सर से जब उसके वालिद का साया उठ जाए और उसका कोई बड़ा भाई भी ना हो तो उसकी कैफियत आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने मेरी कफ़ालत भी की और मुझे हिदायत भी की उन्होंने, या जिसको हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शन किया। और बहरहाल मैं 10th के बाद ही और मेरे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हो गया एडमिशन। फिर मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर मैं नौकरी करते हुए फिर मैंने डिग्री किया आर्किटेक्चर में। फिर उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें करते करते और इस बीच जो भी तमाम मुश्किलात थी, जो ज़िंदगी की मुश्किलात होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा थी। चूँकि मेरी 4 बहनों की मुझे शादी करनी थी तो पैसे भी कमाने थे। तो मैं एट ए टाइम 3 काम किया करता था। एक, मैं दिन में गवर्नमेंट की जॉब करता था, शाम में प्राइवेट जॉब करता था और उसके अलावा मैं बिज़नेस भी करता था। तो इस तरह से एक ट्रिपल मेहनत करके फिर अपनी चीज़ों को सजोना, फिर सबको सेटल करना, सबकी शादी करना, तो एक अच्छा और बहुत ही फ्रूटफुल एक्सपीरियंस था मेरा। इसलिए ये सब चीज़ें इतनी आसानी से भी हो गई और जो आपको दिखाई देती है उसके पीछे न सिर्फ जज्बा या मेहनत है, उसके पीछे एक फियर फैक्टर भी था, क्योंकि कोई नहीं था बचाने के लिए। तो इसलिए आपको अपना 100% देना है, आपको वो गोल अचीव ही करना है। इसलिए जो मेहनत करते हैं आप, उस तरह की मेहनत मुझे हुई और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहूँगा, चूँकि मेरी किस्मत भी इस मामले में साथ दिया। मेरी किस्मत है और मैं फिर तमाम चीज़ें मुझे वो अच्छी मिलती रही जो उस वक्त के लिए दरकार थी। जी। कलीम साहब, जैसे मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में देखता हूँ, आपने दिल्ली में न सिर्फ बिज़नेस किया बल्कि एक शानदार होटल और रेस्टोरेंट भी बनाया और आपने अपने शहर के लोगों को भी याद रखा। और जो महरूमी आपको बचपन में हुई होगी तालीम के ताल्लुक से, आपने उसको महसूस करते हुए वहाँ के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल भी कायम किया। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इस तरफ तवज्जो किया? देखिए, मैं 2004 के बाद मैं दिल्ली में बहुत एक्टिव था और कांग्रेस में बहुत एक्टिव था। मैं उस ज़माने में अहमद पटेल साहब इंचार्ज हुआ करते थे कांग्रेस के, उनके साथ रहता था। और अंबिका सोनी जी, जो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोनिया गांधी जी के एडवाइज़र थी, उनके साथ भी रहता था। तो उनके साथ रहते रहते मैं हिंदुस्तान की जो टॉप लीडरशिप थी उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिलता था। और मैं 2007 में प्राइम मिनिस्टर हज गुडविल डेलीगेशन में डेलीगेट बन के गया। तो वहाँ जो मैं 23 रोज़ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में रहा, जिसको लीड कर रहे थे अंतुले साहब और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे उसमें। तो 23 रोज़ मैंने जो अपनी ख़ासतौर से मुस्लिम क़यादत को वहाँ पे मैंने रीड किया और जो महसूस किया, तो देखा ये कि वो सब लोग जो हैं वो कम्युनिटी के दर्द से आ रही है, उनको कोई उससे मतलब नहीं है। सिर्फ एक शख्स था, वो मुस्लिम लीग के E.T. बशीर साहब थे, जो उस ज़माने में MLA भी थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, जो बाद में अब मुस्लिम लीग के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। उनके साथ मुझे बात करने से ये पता चला कि कितने वो सियासत के साथ साथ सामाजिक काम करते हैं। तो वहाँ से मुझे ये फीलिंग आई कि ये बिज़नेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, सियासत भी हम नॉर्थ इंडियंस करते ही हैं कि जुगाड़ लगा के और ताल्लुक़ लगा के और किसी ओहदे पे चले जाते हैं। मैं खुद भी किसी की वजह से उस प्राइम मिनिस्टर डेलीगेशन का हिस्सा बना था। मेरी अपनी कोई ऐसी लियाकत नहीं थी, कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी, सिवाय इसके मैं किसी को जानता था। तो वहाँ पे मैंने मस्जिद नबवी में बैठकर यार अंतुले साहब से ये वादा किया था कि मैं अब जब वापस जाऊँगा तो अपने हिस्से का काम करूँगा
और वो अपने हिस्से का काम यकीनन वो वही था कि जो मैं अपनी कम्युनिटी की खिदमत करूँगा, अपने इलाके की खिदमत करूँगा, तब जाके मुझे कोई ओहदा मिलता है तो मैं उसे मंजूर करूँगा। तो 2007 में मेरी बिजनेस का टर्नओवर उस ज़माने में 15 करोड़ के आसपास था। मैंने वो बिजनेस अपनी छोड़ दी, फिर ज़मीन खरीदी मैंने अपने दायरे की, पूरे यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन चाहिए होती है उतनी ज़मीन मैंने अपने वतन सहसवान जो ज़िला बदायूं की तहसील है वहाँ खरीदी, और मैं फिर वो एजुकेशनल वर्क में और सोशल वर्क में लग गया। तो असल में जो मेरी ज़िंदगी में चेंज आया वो लाया वो 23 रोज़ हज के, जो तमाम लीडर्स को मैंने उनको अंदर से खाली पाया है और उनको देखा कि उनके पास कोई विज़न नहीं है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसमें कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई मिनिस्टर्स, एमएलएस भी थे, लेकिन अफसोस मुझे हुआ था। उसके बाद फिर मैंने जो काम करना शुरू किया तो यकीनन मुझे वो खातिर खा कामयाबी नहीं मिली जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, जो यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन वो अभी तक सीबीएसई स्कूल एक पूरी तरह से कायम हुआ। उसके अलावा जो मेरी बिजनेस थी उसको मैंने साइड बिजनेस करके या सेकंड प्रायोरिटी पे रख करके वो भी काम मैं करता रहा, और उसके नतीजे में ये आप होटल रिव्यू देखते हैं या गोश्ताना देखते हैं या शाहीन एकेडमी दिल्ली बनाई वो देखते हैं, इस तरह की चीज़ें मेरे लिए, चूँकि ये मेरी अपनी ज़रूरत और अपने बच्चों की परवरिश के लिए जो मुझे आमदनी चाहिए उसके लिए है। बहरहाल मेरा जो मेन फोकस रहा 2007 के बाद वो इंसानियत की खिदमत करना, मुल्क की खिदमत करना, ख़ास तौर से जो मुस्लिम तबका, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 25 से 30 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद जमहूरियत में रहते हुए वो हर एतबार से जो पिछड़ गया, तो वो मेरी जो है तवज्जो का मरकज़ रहा, और उसके नतीजे में फिर और सब बातें होती रही, और जो भी हूँ मैं बहरहाल वो। मुझे याद आता है कि आपने इंसानी खिदमत की बात की, तो आपने एक एनजीओ बनाई थी जिसका नाम था अमन, और अमन के तहत आपने बहुत ही कमज़ोर लोगों की मदद की थी। तो वो क्या चीज़ थी, उसके बाद में थोड़ा सा बताइए अमन दर्शकों को। नहीं, वो भी देखिए एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड नेशनलिज्म, यानी कि इंसानियत और मुल्क के लिए काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था, और उसमें हमने बहुत गरीबों की मदद की। जब सुनामी आई उसमें हमने लाखों लोगों की मदद की। आसाम में जब स्ट्राइक हुआ या जो और जलजला आया कश्मीर में, इस तरह के जो बड़े बड़े हादसा थे उसमें हमने बहुत कुछ इकट्ठा करके बहुत कुछ मदद पहुंचाई, और मदद से भी ज़्यादा एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो जिनमें ये इस बात को हमने ट्रेन किया उनको कि भाई जब भी कभी तकलीफ़ आए इंसानियत पे आपको कहाँ खड़े होना है। वही असल में जीने का हमारा मकसद होना चाहिए कि अपनी फैमिली के बाद अपने मुल्क और इंसानियत के लिए हम काम करें। तो ये था वो अमन। जी, करीम हफीज़ साहब, आपने समाजी और सियासी ज़िंदगी में जो कुछ किया और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की, साथ में आपने सहाफ़त भी की, ये दोनों का तालमेल कैसे था? नहीं, सहाफ़त तो एक्सीडेंटल है। वो तो चूँकि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, वो तो वजह ये थी कि मैंने जब एजुकेशन पे इतना काम किया और मैंने मुल्क में जगह जगह घूमकर उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस की और वर्कशॉप्स की, लोगों से मुलाकातें की, और जो उस वक्त के जो सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ां, जो जिनको बाबाए तालीम के खिताब से नवाजा गया और जो आलमी मूवमेंट बेंगलोर के बानी हैं, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ बना और मैंने उनके साथ जो काम किया तो वो इतने तजुर्बात मेरे इकट्ठे हुए थे कि उन तजुर्बात को मैं चाहता था कि वो किसी किताब की शक्ल में इकट्ठे हो जाएं या एक ऐसे दस्तावेज़ बन जाए जिससे कि लोग उसको पढ़ सकें। तो उस जस्तजू में मुझे वक्त तो बहुत लगा, 3-4 बरस लगे उसको तैयार करने में, लेकिन वो जस्तजू में वो किताब बन गई जिसको तालीम से ही तस्वीर बदलेगी के नाम से हमने वो पब्लिश की। और फिर जब वो तजुर्बात लोगों के सामने आए तो लोगों ने कहा कि इसमें जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके, ये तो आर्टिकल हैं, तो क्यों ना आप इनको अखबार में शाया कर दें। तो वो फिर अखबार में शाया होने लगे। तो इस तरह से वो एक एक्सीडेंटल सहाफ़त हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, टॉपिक्स पे वो आर्टिकल आई, और फिर आर्टिकल्स वो इतने ज़्यादा हो गए कि उसका भी फिर कलेक्शन आ गया, निशान राह के नाम से किताब आई। तो बहरहाल वो भी एक, मैं समझता हूँ कि इंसानी खिदमत और ख़ास तौर से कम्युनिटी की खिदमत के लिए ज़रूरी था, तो ऐसा हुआ। एक और चीज़ है जो मैंने देखा कि आपने आम आदमी पार्टी से भी बहुत क़ुर्बत इख्तियार की, और वो जो है ऐसे डेंस एरियाज़ हैं पॉपुलेशन के, उनमें माइनॉरिटी के लिए स्कूल्स की बात की आपने आम आदमी पार्टी से,
और वो एक प्रपोजल आपने पेश किया था आम आदमी पार्टी को, जिस पर उन्होंने सहमति भी दी थी। तो वो क्या पूरा कंसेप्ट था? नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ तो बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई थी इनकी। 2014 में जब इनकी शुरुआत हो रही थी तो उस ज़माने में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स आम आदमी पार्टी ने बनाया था। तो उस रोड मैप को बनाने में मेरा दखल था, केवल मेरा ही था, और मैंने वो पेश किया था। लेकिन जब आम आदमी पार्टी पावर में आ गई तो उसने फिर उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक तरह से हम भी नाराज़ हो गए आम आदमी पार्टी से कि भाई आप इतना काम कराते हैं और आप फिर उस पर तवज्जो नहीं देते। तो एक टाइम पे 2018 के आसपास आम आदमी पार्टी को ये लगा कि हमसे मुसलमान नाराज़ है। तो उन्होंने, और नाराज़ भी वो इंटेलेक्चुअल मुसलमान नाराज़ है, पढ़ा लिखा मुसलमान नाराज़ है। तो हमें सीएम ऑफिस से ये अप्रोच किया गया कि भाई आप चूँकि हमारा इंटेलेक्चुअल वर्क करते रहे हैं और मुसलमान हमसे नाराज़ है, तो हम क्या करें ऐसा जो हमसे मुसलमान की नाराज़गी दूर हो जाए। तो हमने कहा ठीक है साहब, आप आइए और उन इंटेलेक्चुअल्स की बात सुनिए। तो हमारा एक फोरम है, इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम। उस फोरम पे तमाम प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, IAS, IPS इस तरह के लोग उसमें हैं, वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बुला करके एक मुतालबा रखा कि भाई अगर आप सीरियस हैं माइनॉरिटी को लेकर और दिल्ली के मुसलमानों की बदहाली दूर करना चाहते हैं, और आप पूरे हिंदुस्तान को, क्या दुनिया को बताते हैं कि आप तालीम पे बहुत अच्छा काम करते हैं, तो तालीम पे जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो मौजूदा स्कूलों पर है, यानी कि जो स्कूल पहले से मौजूद हैं, और मुस्लिम इलाकों में पहले से स्कूल मौजूद नहीं है। वो मुस्लिम इलाके जितने भी हैं वो नाजायज़ हैं, इसलिए आपकी जो तालीमी पॉलिसी का फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप एक नई पॉलिसी बनाइए, जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने एक टिब्रिस के नाम से बनाई है कि वो गरीब मुस्लिम और अक़लिया व SC ST बच्चों को रेजिडेंशियल फैसिलिटी के साथ वो फ्री एजुकेशन देते हैं KG to PG तक। वो स्कीम मैंने इनके सामने पेश की। उसमें अरविंद केजरीवाल साहब ने बाकायदा पूरे तकरीबन 50 से ज़्यादा सहाफ़ी मौजूद थे, उसमें ये कहा कि ठीक है हम 250 स्कूल बनाएंगे, मुस्लिम इलाकों में बनाएंगे और पिछड़े इलाकों में बनाएंगे, और वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को काम दिया गया। यही यहाँ तक बात नहीं रही। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उस वक्त मनीष सिसोदिया साहब, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, वो भी आए और उन्होंने भी बाकायदा पब्लिकली हाँ किया कि हम फंड देंगे। काम वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के थ्रू शुरू हुआ और उस कमेटी का मुझे सेक्रेटरी बनाया गया, वो एजुकेशन कमेटी जो बनी, और वो काम शुरू हो गया। और वो मकान हमने कहा था, जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने किराए की बिल्डिंग लेकर स्कूल बना दिए, बाद में फिर वो सरकार ने स्कूल बनाए, उसमें वो शिफ्ट होने लगे, इसी तरह से आप भी करिए। उसी तर्ज पर काम शुरू हुआ। बिल्डिंग किराए पे लेने के लिए बाकायदा इश्तहारात निकले, लोगों ने अप्लाई किया। टीचर्स को 6000 टीचर्स का इंटरव्यू लेके 600 टीचर्स भी हमने उस पर शॉर्टलिस्ट कर लिए, और ये तय हुआ था कि पहले शुरू में एज ए पायलट प्रोजेक्ट 16 स्कूल बनाए जाएंगे, और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर भी हमने, जो DPS दुबई की प्रिंसिपल थी डॉक्टर हलीमा सादिया, उनको बुला के हमने अपॉइंट कर लिया। काम चलने लगा, काम काफ़ी आगे तक बढ़ गया। बस अब सिर्फ इनॉग्रेशन ही शुरुआत होने वाली थी, बिल्डिंग भी आइडेंटिफाई हो गई। अचानक अरविंद केजरीवाल साहब ने उसको बंद कर दिया। अब असल राज तो वही जानते हैं, लेकिन जो हम तक बात आई वो ये आई कि साहब हमारा जो है वो मुस्लिम इलाकों पे अगर हम एजुकेशन पे काम करेंगे तो हमारे नॉन मुस्लिम वोट नाराज़ हो जाएंगे, जो बिल्कुल बेतुकी बात थी। मैं नहीं समझता कि अगर मुस्लिम जो तालीमी एतबार से पीछे हैं, अगर उन पे एजुकेशन पे काम किया जाता तो कोई उनका दूसरा वोट हर्ट होता, लेकिन ये अब उनकी सोच थी। बहरहाल वो प्रोजेक्ट अभी डंप है, अभी पता नहीं उस प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू होगा या नहीं होगा, लेकिन बड़ा वो कहना चाहिए बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। अगर वो करते तो दिल्ली के मुसलमानों को और आम आदमी पार्टी को दोनों को फ़ायदा होता। जी, आपने इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम बनाया था और उसके तहत एक दिल्ली के मुसलमानों की बहुत ही जामी रिपोर्ट तैयार कराई थी कि उनके मसाइल क्या हैं। आपने उस रिपोर्ट में क्या पाया? देखिए, बहुत ही चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं उस रिपोर्ट से निकल कर आए, और उस रिपोर्ट में 2 बातें एकदम साफ वाज़े हुई उससे। एक तो ये कि मुसलमानों की टोटल आमदनी, यानी एवरेज आमदनी एक दिल्ली के मुसलमान की गैर मुस्लिम से आधी है, एक बात। दूसरी चीज़ उसमें ये समझ में आई कि वो तमाम तर पैरामीटर्स, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो,
चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल, उन तमाम पैरामीटर्स में गवर्नमेंट के आंकड़ों में वो पीछे है मुसलमान। ये रिपोर्ट जो थी, ये हमने अपना सर्वे नहीं किया था, हमने जो गवर्नमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स थे, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट से जो भी उनकी आंकड़े आते हैं, उन्हीं आंकड़ों से हमने ये एनालाइज करने की, स्टडी करने की कोशिश की थी कि भाई आखिर दिल्ली के मुसलमानों की हैसियत क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का मुसलमान जो 15% आबादी में है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो सिर्फ 1.7% है नौकरियों, जो हिंदुस्तान में सबसे कम है। इसके अलावा जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली पुलिस के, उसके 7 डिस्ट्रिक्ट में एक भी एसएचओ या एसएचओ से ऊपर का ऑफिसर एक भी मुस्लिम नहीं। इस तरह से जो खुद केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, जो तकरीबन 52 मंत्रालय आते हैं, 52 मंत्रालय में 28 मंत्रालयों में एक भी क्लास ए ऑफिसर से लेके सेक्रेटरी लेवल तक का एक भी मुस्लिम नहीं है। तो ये सब इसी स्टडी से सामने आया कि यानी इतना सी चेंज आया 2014 के बाद से कि तमाम की पोस्टों से मुस्लिम्स को हटा दिया गया, तमाम वो जो अपॉर्चुनिटीज आ सकती थी उनको बंद कर दिया गया, और यहाँ तक कि जो उनका की रोल था, जैसे उनकी 4-5 इदारे बिल्कुल की उनके लिए है, जैसे उर्दू अकेडमी है, दिल्ली उर्दू अकेडमी है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, आपका दिल्ली उर्स कमेटी है, या और ऐसे 4-5-6 इदारे हैं, हज कमेटी, उर्स कमेटी, दिल्ली उर्दू अकेडमी, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, एक उर्दू की डेस्क हुआ करती थी वो। इन सब को बाय डिज़ाइन ख़त्म कर दिया गया, डिफंग कर दिया गया, इनके बजट कर्टेल कर दिए गए, इनकी तमाम जो स्कीम्स चल रही थी उनको रोक दिया गया। तो ये इस रिपोर्ट से पता चला जी। तो इसलिए इस माना कर वो रिपोर्ट बहुत ही अहम है, मैं आपको भेज भी दूंगा, और आप तो हमारे उसमें इनॉग्रल में साथी थे। तो सवाल ये है कि ये तमाम हम सबकी जिम्मेदारी है कि आखिर हम जिस समाज में रहते हैं और जिस सरकार के अंदर में हम रहते हैं, उस सरकार को भी बताएं कि आखिर हमारी सामाजिक हालत है क्या। उसी से आपकी डिमांड भी क्रिएट होती है, उसी से आप सरकारें पॉलिसीज़ बनाती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि कम्युनिटी लीडरशिप ना होने की वजह से सरकारों पर कोई दबाव नहीं बन पाता, इसलिए सरकारें उनका कोई हल नहीं पेश कर पाती। यही थोड़ी सी दर्द लिए या एक फ़िक्र लिए हम घूमते हैं, और कोशिश रहती है कि जितना हमसे हो सके उतना हम करते रहें। जी, आपने शाइन अकेडमी बनाई, आपने स्कूल बनाया, आपने तालीमी मिशन पे काम करते हुए फिर आप अचानक पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर ली, उसके पीछे क्या वजह? उसके पीछे सही मायने में अगर आप पूछें तो मैं ये तय कर चुका था कि मैं सियासत ज्वाइन नहीं करूँगा, और अपना काम मैं समाजी और जो ज़मीनी तौर पे रह के कर सकता हूँ करूँगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी से ये झटका लगा कि उन्होंने अपना ये 250 स्कूल का प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया और बिना कोई रीज़न बताए हुए, तब मुझे लगा कि नहीं भाई, ये इसमें ज़रूरी है कि कम्युनिटी को अपनी क़यादत करनी चाहिए। तो मैंने कई लोगों से बात की और लोगों से कहा कि भी आप कम्युनिटी की लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि अपना पॉलिटिकली अपना रिप्रेजेंटेशन या अपना क्लेम पेश करें। लोग राज़ी नहीं हुए, तो बहरहाल AMIM ने मुझसे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली कमान संभाल लीजिए। तो पहले मैं बहुत रिलेक्टेंट था, लेकिन लास्ट में फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं संभालता हूँ। और मैंने फिर वो 2 साल तक अपनी जो भी खिदमत दे सकता था वो मैंने दी, और मैंने अपना 100% दिया, और उसका फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि लोगों में इस बात का एहसास हुआ कि जमहूरियत में जब तक आप अपनी हिस्सेदारी क्लेम नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई देगा नहीं। ये एक अलग बात है, हम कोई सीट नहीं जीते, लेकिन हम 7-8 सीटों पर नंबर 2, नंबर 3 रहे MCT के इलेक्शन में। तो इतने वोट लाना भी दिल्ली में वो एक बड़ी बात है। और अगर वो कंटिन्यूटी बनी रहती है किसी भी पार्टी की, चूँकि MIM को दिल्ली उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको उतना जितना सेंट्रल लीडरशिप को उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, तो उन्होंने दी नहीं। अदरवाइज़ ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता था। और जो जितनी मेरी समझ है वो ये है कि कम्युनिटी लीडरशिप बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। जब तक कम्युनिटी लीडरशिप नहीं होती है, तब तक कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं वो असर्टिव वे में रखे नहीं जाते। आप जब तक दूसरे के रहमो करम पे रहते हैं तो वो दूसरे का रहमो करम है।
यानी आप पहले कांग्रेस के रहमो करम पे थे, अब आप आम आदमी पार्टी के रहमो करम पे आ गए। तो इस दोनों की जब मर्जी होगी तब काम करेंगे, जब मर्जी होगी नहीं करेंगे। आप एसेट नहीं कर सकते। तो उस खास वजह से मैं सियासत में गया था। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब मैं फिर दोबारा से, मेरे कुछ पर्सनल काम थे और मैंने अपने निजी कारणों की वजह से उससे इस्तीफा दिया। आपने बहुत ही अपोजिट हालात में, बहुत ही नावसाइद हालात में अपने आप को डेवलप किया। जैसे डेवलप किया, बल्कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे आप सामने आए। तो आप ऐसे लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, काम और बिजनेस के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि टैलेंट तो जाहिर है कि वो कुछ चीज़ें खुदादाद होती हैं, लेकिन ईमानदारी और हार्ड वर्क, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको ईमानदारी करेंगे तभी आप ईमानदार होंगे, मेहनत करेंगे तभी आप हार्ड वर्कर कहलाएंगे। और उससे भी जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक चौथी चीज़ आती है, लॉयल्टी। आप जिसके साथ भी रहें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहें, जिसके लिए काम करें, उसके लिए आप वफादार हो। तो मेरे नज़र में हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ये तीन चीज़ें जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप इससे गुजरते हैं या अमल में लाते हैं, यही सक्सेस के कीज़ हैं। इन्हीं पे चलकर आप तमाम कामयाबियों को या तमाम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं तो यही समझता हूँ, अपनी ज़िंदगी से मैंने सीखा कि मायूस नहीं होना चाहिए, पुरुम्मीद रहना चाहिए, लेकिन पुरुम्मीद के साथ साथ अपने ऊपर भरोसा रखने के साथ साथ ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग एंड लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इमर्जिंग स्टार समाज के कलीमुल हफीज़ साहब, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।